प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था कि जो करंट है और वोल्टेज है वो सेम फेज में होते हैं। किसमें? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने ये देखा कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, पीछे रहता है। मतलब या करंट आगे होती है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, करंट बनती है राइट हैंड साइड पे और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहां बनता है, नीचे। ठीक है, फिर वहीं पे हमने कैपेसिटर का रिएक्टेंस देखा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1/ωc। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना। उसी को हम बोल रहे थे, जो बोल रहे थे ना, जिधर जिसका रेजिस्टेंस उधर उसका करंट। तो वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ही मान के चलिए आप, क्योंकि 1/ωc का जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, ओम। ठीक है, मतलब वो उसको रेजिस्टेंस बोलना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस रजिस्टर का होता है। ठीक है, लेकिन वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब हेडिंग लिखिए इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। आपका बायोटेक सेकंड कहां तक हो गया? नहीं, संडे टेस्ट का पेपर बनाने के लिए सिलेबस तो पूछना पड़ेगा ना। संडे टेस्ट में क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जो पढ़ा दिया, कुछ भी आएगा इस बार। बता दें, बता देंगे शाम तक, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो तो अभी बता दिया मैंने। देखिए, इंडक्टर है, एक ऐसी सोर्स कनेक्ट किया। इस बार हमने करंट का इक्वेशन ले लिया, मतलब वोल्टेज नहीं लिया, करंट ले लिया। ऐसा क्यों? डेरिवेशन करना है, जिधर से सिंपल रहे वो ट्राई कर रहे होते हैं। कैपेसिटर रजिस्टर में वोल्टेज लेके हमने करंट निकाला था, इस बार हम करंट लेके क्या निकालेंगे, वोल्टेज। तो आप लोग जानते हो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है V, वो क्या होता है, L di/dt। एक्चुअल में फॉर्मूला -L di/dt है। सही फॉर्मूला क्या है, -L di/dt। तो V इज इक्वल टू L, इसको डिफरेंशिएट करना है di/dt को। तो करंट बताओ कितना है, I0 ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या बनेगा, ओमेगा, और साइन का डिफरेंशियल बताओ क्या बन जाएगा, cos ओमेगा टी। क्लियर है क्या? अब ये जो L/I0 ओमेगा है, इसको हम क्या लिख देंगे, V0। V0 किसकी जगह पे लिख रहा हूं मैं, L/I0 ओमेगा को मैंने क्या लिख लिया, मैक्सिमम वैल्यू V0, ये जो भी वैल्यू है, cos के आगे जो भी लिखा हुआ था। तो V इक्वल टू क्या हो गया, V0 cos ओमेगा टी। V इक्वल टू V0 cos ओमेगा टी। करंट में आ रहा है साइन, वोल्टेज में क्या आ रहा है, cos। कौन आगे, वोल्टेज आगे, कितने डिग्री, 90 डिग्री। उल्टा है कैपेसिटर का। क्लियर है क्या? अब हम समझें, कुछ कंपेयर करते हैं V इक्वल टू IR से। ठीक है, जब कंपेयर किया जाए तो V इक्वल टू IR, बताओ V इक्वल टू क्या होता है, IR। और यहां पे हमने V0 किसकी जगह पे लिखा, I0 ओमेगा L की जगह पे, है ना। तो वोल्टेज की जगह पे वोल्टेज है, जहां करंट आना चाहिए वहां करंट आ रहा है। रजिस्टर जहां, मतलब रेजिस्टेंस जहां आता है वहां कौन आ रहा है, ओमेगा L। 1/ωL, इस बार क्या है, ओमेगा L। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ऑफ ओमेगा L, वहां पे 1/ωc था, यूनिट ऑफ ओमेगा L इज, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस के जैसा, है ना। तो इसको बोला जाता है XL। तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ठीक है क्या, क्या बोलेंगे बताओ, इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L। और कल था कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc। अब अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बताइए। पहली कसम, करंट हमेशा राइट हैंड साइड पे बनाई जाएगी, लीडिंग क्वांटिटीज ऊपर बनाई जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है, हाँ ना। वोल्टेज 90 डिग्री आगे था, और जिधर जिसका वोल्टेज उधर ही उसका, तो जिधर VL आएगा उधर ही क्या आएगा, XL आएगा। ठीक है क्या?
याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो क्या, आईपीएल, आईपीएल बोले तो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडक्टर में, ठीक है, पोटेंशियल लीड करता है। आईपीएल का फुल फॉर्म बोलिए। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, फिर से बोलिए। ठीक है, एटलीस्ट अगले महीने तक के लिए तो अपने लिए आईपीएल का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, जिनने जिनने इंडियन प्रीमियर लीग सोचा है वो फिर जब तक नहीं सोचा है कि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तब तक चैन से आईपीएल नहीं देख पाए। वैसे उसको एफपीएल होना चाहिए, फिक्स्ड प्रीमियर लीग। आज पब्लिक कम दिख रही है, क्या बात है? वो नहीं आ रही, महक नहीं आ रही, नवरात्रि के बाद से नहीं आ रही, वो तो घर गई तब से, दीपावली के बाद आएगी, हम आ जाएगी। कौन नहीं आया? ना तुम्हारा मित्र नहीं आया, अक्षय नहीं आया, 2-3 दिन आ गया था वैसे कंटिन्यू, तो छुट्टी तो बनती है एक। शिवानी भी नहीं आई, उसी की तबीयत खराब है। उसको क्या हो गया, तबीयत खराब है? हो गया? हो गया। अब हम आते हैं, 3 बेसिक सर्किट हो गए अपने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो पहला सर्किट लिखिए, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, इंडक्टर और रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन।
बढ़िया क्या, एल आर सर्किट। एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब जो भी चीजें सॉल्व होंगी सब बेसिक से सॉल्व होती है। V इज इक्वल टू वी नॉट, मैं अभी बता रहा हूं, मैं साइन के टर्म में लिख रहा हूं। ये आरएमएस वैल्यू भी दी हुई हो सकती है डायरेक्ट की, 200 वोल्ट दे दिया सीधे तो वो आरएमएस वैल्यू होगी डायरेक्ट, है ना। अभी हम तो डेरिवेशन पे बातें कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पे करंट फ्लो होगा दोनों में सेम। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। तो एक हो गया एक्सएल और एक क्या हो गया, आर। एक्सएल ध्यान रखना क्या होता है, ओमेगा एल। सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे वो चेंज होता है। कौन चेंज होता है, एक्सएल। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, जितने ओम है उतने ओम ही रहेगा, लेकिन वो कितने ओम होगा एक्सएल, वो इस ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, करेगा। ठीक है, तो वो इसके साथ चेंज होता है सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। बताओ, करंट हमेशा राइट हैंड साइड पर बनाई जाएगी, लीडिंग क्वांटिटीज ऊपर बनाई जाएंगी। कौन लीड करता है, इंडक्टर का पोटेंशियल लीड करता है, और जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल तो इधर ही आएगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं, और इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। ये हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट में देखा। जिधर जिसका वोल्टेज उधर ही उसका, तो यहां आएगा रेजिस्टेंस कौन सा, आर, और यहां भी आएगा एक रेजिस्टेंस कौन सा, एक्सएल। क्या क्या बना हुआ है अभी डायग्राम में समझ में आ रहा है आप लोगों को। आर बना है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। वी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। आई क्या है, सीरीज में करंट तो सेम होती तो सर्किट का करंट है ना, दोनों का ही है, ये करंट तो कॉमन है, एक्सएल का भी और आर का भी। और वीएल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब एक बात बताइए, एक है एक्सएल ओम और एक है आर ओम, और दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्सएल प्लस आर नहीं होगा। मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कि यहां पर कहानी एसी में वैसे नहीं चलती जैसा आप सोचते हैं। ठीक है, कि सीरीज में 3 ओम है, 2 ओम है, तो 5 ओम कर दो। फिर क्या करना पड़ेगा, एंगल सोचना पड़ेगा। आर यहाँ है, एक्सएल वहां है, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे दोनों का नेट आंसर आएगा यहां कहीं बीच में, यहां, उसको हम बोलेंगे जेड। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को एसी सर्किट्स में क्या बोला जाता है, जेड। जेड बोले तो इंपीडेंस, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस का वैल्यू बताओ कितना आएगा, अंडर द रूट, बोलो, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जेड क्या हो गया बताओ, इंपीडेंस। स्पेलिंग वगैरह देख लेना। तो जेड नेट रेजिस्टेंस है, जिधर जिसका रेजिस्टेंस उधर उसका वोल्टेज। तो इधर अगर नेट रेजिस्टेंस है तो नेट वोल्टेज भी यहां आएगा। ये कौन सा वोल्टेज है, नेट वोल्टेज। आई है नेट करंट, वी है नेट वोल्टेज। तो आई और वी में फेज डिफरेंस कितना हो गया, ये एंगल हो गया फाई। इस बार 90 डिग्री नहीं है। एलआर सर्किट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं होता, एलआर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, फाई। अरे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, फाई। कैसे निकालूंगा ये फाई में, बोले बहुत सारे ऑप्शन है यार, 10 फाई से निकाल लो। चलो, तो 10 फाई से कैसे निकालेंगे, या तो आप लिख दो एक्सएल बाय आर। अरे वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जिसके साथ एंगल बनता है उससे डिवाइड करते हैं, तो या तो एक्सएल बाय आर लिख लो, या आपके पास अगर पोटेंशियल हो तो आप वीएल बाय वी आर भी कर सकते हो। ये तो हो गया 10 फाई। आप कोस थीटा से भी निकाल सकते हो, साइन थीटा से भी निकाल सकते हो। कोस फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाई जेड। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो वैसे भी सोच सकते हो, साइन फाई से आप निकाल सकते हो क्या, एक्सएल बाई जेड। साइन फाई क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई जेड। कैसे भी निकाला जा सकता है, फाई निकलेगा वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, निकलेगा किससे, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। आई क्या है, सर्किट का नेट करंट, ठीक है। वीएल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो जिधर वीएल उधर एक्सएल। और वीआर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और जिधर वीआर उधर आर। तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा आर और एक्सएल का, वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, किधर शिफ्टेड रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट याद है नहीं याद,
तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर द रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और इसका नाम क्या रखा गया है, जेड। जेड बोले तो इंपीडेंस, और जिधर नेट रेजिस्टेंस उधर ही नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज भी यहीं आएगा। और ये वोल्टेज और करंट में जो एंगल बनता है ये एसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, फाई, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल बाई आर, वी एल बाई वी आर, ये आप कर सकते हैं। और कोस फाई से भी निकाल सकते हो, कोस फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाई जेड लिख सकता हूं, या वी आर बाई वी लिख सकता हूं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों लिख सकते हैं। साइन फाई से भी निकाल सकता हूं, साइन फाई से कैसे निकलेगा बताओ, साइन फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई जेड कर सकता हूं, या वी एल बाई वी वी कर सकता हूं। तो वो डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या डेटा मिला हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप फाई निकाल सकते हैं। बढ़े आगे अभी। अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो करंट बिल्कुल वैसे ही निकलता है जैसे निकलता है आज तक, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। सर्किट का वोल्टेज कितना एक बार देख लो ठीक से, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बताओ करंट क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू वी बाय आर, वी नॉट बाई रेजिस्टेंस, आर लिखे, एक्सएल लिखे या जेड लिखे, जेड। भाई करंट कौन सा लिख रहे हो आप, करंट किसी एक का थोड़ी ना लिख रहे हो आप, तो सर्किट का नेट करंट लिख रहे हो। तो नेट करंट लिखने के लिए आपको रेजिस्टेंस भी कौन सा लिखना पड़ेगा, वी नोट बाई जेड से ये आ जाएगी मैक्सिमम करंट, इसको रूट टू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, आरएमएस। चलो ये वी नोट बाई जेड मैक्सिमम है, लेकिन हम तो अभी इक्वेशन लिख रहे हैं। तो बताओ आई इक्वल टू वी नोट बाई जेड साइन ओमेगा टी। वी नोट बाई जेड को क्या लिखा जा सकता है, वी नोट बाई जेड को क्या लिख सकते हैं बोलिए, आई नोट मैक्सिमम करंट। तो आई इज इक्वल टू बताओ क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या सही लिखा हुआ है या कुछ गलत लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा है बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो, क्या लिखा हमने, करंट लिखा हमने क्या लिखा, करंट। ये साइन ओमेगा टी किसका फेज है, वोल्टेज का। कहां है वोल्टेज, फेजर डायग्राम में देखिए ये रहा। और करंट कहां है, तो वोल्टेज से करंट फाई एंगल आगे है कि पीछे है, पीछे दिख रही मुझे तो, वोल्टेज से करंट फाई एंगल पीछे है। भाई करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, कितना एंगल, फाई। तो वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी है तो करंट का क्या होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस फाई। भाई वोल्टेज से फाई एंगल पीछे करना है किसको, करंट को। और वोल्टेज में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओमेगा टी। तो मैंने यहां गलत क्या लिखा, मैंने यहां ओमेगा टी लिख के गलती की है, ये नहीं लिख सकता मैं ओमेगा टी। फिर क्या लिखना पड़ेगा, बोले लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस, ये है सही इक्वेशन किसका, कहां पे, वो भी तो करंट का इक्वेशन है। हाँ तो वोल्टेज की जगह पे लिखा, लेकिन इक्वेशन तो करंट का लिख रहे हैं अपन, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों ही करंट का इक्वेशन। वहां जो फेज होगी वही फेज होगी ना, इक्वेशन तो करंट का है, तो चेंज तो वहीं से करना पड़ेगा। वोल्टेज हम रखते हैं लेकिन वही तो है, फेज डिफरेंस भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा उसी टाइम से। इक्वेशन तो करंट का ना, वोल्टेज का इक्वेशन लिख रहे होते तो एक अलग बात थी। तो बताओ फाइनल जो आया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है कि माइनस फाइव का मतलब समझ में आया क्यों लिखा है। ये हो गया करंट का इक्वेशन। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि करंट का इक्वेशन हो गया। अब एक बात बताइए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब मुझे अकेले वोल्टेज, भाई V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या दिया हुआ है, वो तो सर्किट का नेट वोल्टेज दिया हुआ है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, सर्किट का नेट वोल्टेज है। मुझे वोल्टेज अक्रॉस क्या लिखना है, रजिस्टर। फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो बताओ क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई नॉट आर साइन, अब आप जो बोलोगे वो लिख देंगे। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वापस फेजर डायग्राम पे चलना पड़ेगा। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कहां है, वी आर, ये रहा। क्या ये और करंट सेम फेज में, तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखना सबसे आसान है। क्यों, क्योंकि करंट का फेज कॉपी करना होता है बस, जो करंट का फेज है वही वी आर का फेज है। तो जो करंट के लिए आपने लिखा है सेम डेटा आप लिख सकते हो। और करंट में हमने क्या लिखा फेज में, ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहां भी आप इजीली लिख सकते हो क्या, ओमेगा टी माइनस, ये वोल्टेज अक्रॉस क्या हो गया,
रजिस्टर। और मान लो मुझे निकालना हो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल, तो बोले फॉर्मूला भाई वी इक्वल टू आई आर, इसका आर होता है एक्सएल। भाई वी इक्वल टू आई आर, इंडक्टर का आर क्या होता है एक्सएल, तो आई नॉट एक्सएल साइन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहां है, किससे 90 डिग्री आगे, करंट से 90 डिग्री आगे। तो जो करंट का फेज है उसमें 90 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप कहां पहुंचोगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पे। तो बताओ क्या लिखे, ओमेगा टी माइनस फाइव तो करंट का फेज हो गया, ओमेगा टी माइनस फाइव तो करंट का फेज हो गया, इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, पाई बाई टू। कुछ लोग अब ये 90 प्लस थीटा बन रहा है तो इसको कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो वी एल इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल कोस ओमेगा टी माइनस, ये भी इक्वेशन हो सकता है और ये भी सही लिखा हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो करंट से 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एसी सर्किट में बहुत सबसे सिंपल चीज ये है कि करना कुछ भी नहीं, करना तो वी इक्वल टू आई आर ही है। लेकिन जब तक फेजर डायग्राम नहीं बनेगा तब तक अपन फेज नहीं लिख पाएंगे, और जब तक फेज नहीं लिख पाओगे तब तक एक्चुअल इक्वेशन आप बना नहीं पाओगे, अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो। बाकी करना तो कुछ नहीं, फॉर्मूला तो वही चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वी इक्वल टू आई आर। और थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि एंगल देख के जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है कि 3 4 7 कर दिया। 90 डिग्री पे 3 4 क्या बन जाएगा, 5। तो चैप्टर तो काफी सिंपल है न्यूमेरिकल पर्पज से, पढ़ने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत आसान है। हो गया नहीं मैम, आज बायो का टेस्ट है ना, पेपर सेट नहीं किया है। हो गया, ये बोल क्लियर।
हो गया? नहीं हुआ था क्या? क्वेश्चन करते हैं स्पेक।
वो एक आध एक्सेल कितना आ रहा है? एल दिया आपको, एक्सेल नहीं दिया ना। एक्सेल आपको निकालना पड़ेगा किससे? ओमेगा एल से। ये 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन आप ये भी सोच सकते हो कि ओमेगा क्या होगा। 11वां ये हो गया टाइम पीरियड क्या होगा। 12वां ये हो गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चीजें पूछी जा सकती, कुछ भी पूछा जा सकता, सब सामने लिखा रहता है। देखिए ये देखिए, ये हो गया मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट। ये टी के साथ जो लिखा ये अपना क्या हो गया? ओमेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ओमेगा की वैल्यू भैया 10 है। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इक्वल टू 10। तो एफ इक्वल टू 10/2 पाई, मतलब 5/पाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बताओ? 5/पाई। तो टाइम पीरियड हो जाएगा पाई/5, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उल्टे होते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? तो ये तो हो गया एफ, ओमेगा और टी की बातें होगी। मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, क्वेश्चन कहां गया? ये पहले में वही पूछा हुआ, तो वैल्यू कितनी आएगी? 10 वोल्ट। इसमें पूछना क्या था? सामने लिखा है, सॉरी 20 वोल्ट। कितना लिखा हुआ है? 20 वोल्ट। तो ये हो गया भैया 20 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद में वी आर एम एस पूछा है, तो 20/√2। 20/√2 मतलब 10√2। कितना हो जाएगा? 10√2। उसके बाद में जेड पूछा है, तो जेड ये बन रहा है 3 ओम। एक्सेल कितना बन रहा है? ओमेगा एल से 3, और ये 4। 3 और 4 90 डिग्री पे। ये बन गया भैया 5 ओम। फेजर डायग्राम बना लेते हैं। रजिस्टर कितना बन रहा है? 4 ओम है ना। और आप लोग जानते हो आई इधर आता जिधर आर होता है। ठीक है। एक्सेल कितना आ रहा है? 3 ओम आ रहा है। ठीक है। यहां पे आएगा कौन अपना? वी आर। यहां आएगा अपना कौन? वी एल। दोनों का नेट आंसर यहां आएगा जेड कितना? 5 ओम। आप लोग जानते हो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा एंगल बनता, तो ये एंगल बनेगा 37 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा? 3, 4, 5 के एंगल फिक्स होते हैं, 37 और 53। ये 37, इधर वाला एंगल क्या बनेगा? 53। और जिधर जेड आएगा उधर ही क्या आएगा? नेट वोल्टेज भी आएगा वी। जिधर जेड आएगा उधर ही क्या आएगा? नेट वोल्टेज। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? 3, 4, 5 कैसे आया? समझ में आया ना? 90 डिग्री पे दोनों रेजिस्टेंस का सम क्या बन गया? 5 ओम। और कोई दिक्कत? करंट हमेशा राइट हैंड साइड पे बनती है। रजिस्टर का वोल्टेज करंट के फेज में होता है। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। जिधर जिसका वोल्टेज उधर उसका रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डन हुआ, ये डन हुआ, ये डन हुआ। पाई भी निकाल दिया हमने, कितना? 37 डिग्री। करंट का इक्वेशन बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। 10, 11, 12 भी हो चुका अपना। 5 बता दूं? नहीं, 10 फाइव इक्वल टू एक्सएल बाय आर लगा लो, 3/4। कोस लगा लो। कोस 5 इक्वल टू क्या होता है? R/Z। आर कितना है? 4, और जेड कितना है? 5। 4/5 37। कोस में 4/5 कौन सी वैल्यू होती है? 37 की। ठीक है। तो कैसे भी निकाल लो, कोस साइन टेन जैसे निकालना हो। अब हम बनाने जा रहे हैं करंट का इक्वेशन। तो बताओ, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। वोल्टेज कितना है? 20। रेजिस्टेंस कितना है? 5। 20/5 4। तो क्या लिखेंगे? 4 साइन 10t माइनस 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है, वोल्टेज का फेज लिखा आपने 10t, तो वोल्टेज से करंट 37 डिग्री पीछे। कैसे पता चला? ये वोल्टेज का फेज 10t है, तो करंट का क्या है? करंट यहां आता है ना। करंट तो राइट हैंड साइड पे बनता है, तो वोल्टेज 10t है, तो करंट आएगा 10t माइनस 37। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? करंट के इक्वेशन में कैसे लिखा? I इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम वोल्टेज 20। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना? 5। 20/5। नहीं, रेजिस्टेंस नहीं लेना है, रेजिस्टेंस नहीं लेना है, नेट रेजिस्टेंस सर्किट का। जेड इंपीडेंस। इंपीडेंस कितना है? इंपीडेंस तो 5 है ना। हम करंट किसका लिख रहे हैं? सर्किट का लिख रहे हैं ना, नेट, क्योंकि सीरीज में है, और सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। तो जब आप करंट लिखते हो, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या करते थे अपन? 2-3 वायर होते थे, तो एक वायर का थोड़ी लिखते थे, सबका पहले इक्विवेलेंट निकालते थे ना। तो हमेशा ध्यान रखना, वी बाई आर में जो आर लिखा जाएगा वो आर नहीं, वो जेड है। आई इक्वल टू वी नॉट बाई जेड है। तो वोल्टेज अपना 20 है, रेजिस्टेंस ना 4 है ना 3 है, क्या है? 5। नेट लिखना है क्योंकि नेट करंट लिख रहे हैं, तो 20/5 क्या बन गया? 4 साइन ओमेगा टी माइनस 37। क्यों किया? क्योंकि वोल्टेज से करंट 37 डिग्री पीछे है।
और वोल्टेज अगर 10t है तो करंट बनेगा 10t माइनस 37। ये बन गया इक्वेशन किसका, करंट का। ये करंट का इक्वेशन रेडी हो गया, तो इक्वेशन और डन हो गया अपना आई इक्वेशन। और करंट का इक्वेशन जहां आया वहां समझ में आ गया, आई नोट की वैल्यू कितनी हो गई 4 एम्पियर। मैक्सिमम करंट सामने दिख रहा है कितना भाई, जो भी साइन के आगे लिखा रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। तो ये भी आ गया, आई नोट भी आ गया, कितने एम्पियर बोलो, ये आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, और वो अगर 4 एम्पियर आ गया तो आई आर एम एस भी आ जाएगा 4/√2। 4/√2 या क्या बोल सकते हैं 2√2 एम्पियर। तो ये भी खत्म हो गया। अब दो क्वेश्चन और बचे, वीएल और वीआर। चलो वीएल लिखते हैं, वीएल फॉर्मूला, फॉर्मूला वही एक ही फॉर्मूला चलेगा, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। आई कितना 4, आर कितना, V इक्वल टू आई आर लिख रहा हूं मैं। करंट कितना 4, आर कितना 3। क्यों, क्योंकि किसका वोल्टेज लिख रहा हूं, इंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस भी किसका लेना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही करते थे ना, जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखना होता था आर उसी का लेते थे, पूरे सर्किट का थोड़ी ना लेना। V इक्वल टू आई आर, आई कितना 4 और एक्सएल कितना 3, 4 3 जा 12 साइन ओमेगा टी तो दिया है ना, ओमेगा टी कितना दिया 10t प्लस 53। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये नेट वोल्टेज से 53 डिग्री आगे है, तो नेट वोल्टेज अगर 10t है तो 10t प्लस 53। क्या मुझसे इंडक्टर का वोल्टेज पूछा जाएगा तो ये चीज ऑप्शन में डली हुई रहेगी, नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 98% क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसा ऑप्शन कभी नहीं मिलता। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछेगा तो ऑप्शन डले होते हैं, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 8 वोल्ट, ऐसी इक्वेशन कभी डली हुई नहीं मिलती है। ठीक है, ये इक्वेशन तो मैंने आपको बनाना सिखा देगी, कभी अगर पूछे तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। इक्वेशन अगर पूछे तो वही व्यक्ति बना पाएगा जिसके पूरा क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट की कब क्या करना होता है। बाकी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। देखिए ये 12 वोल्ट इसका मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन मैंने क्या बताया था, ऑप्शन में जो भी चीजें डली होती है वो आरएमएस होती है। तो मान लो आपसे पूछा जाए तो या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का आंसर क्या हो जाएगा 12/√2। 12/√2 मतलब 6√2 वोल्ट भी इसका सही आंसर है। क्या आएगा 6√2 वोल्ट। तो या तो ऑप्शन में इक्वेशन मिलेगी तो ये इक्वेशन हो गया, और वो हाँ वो एक अलग बात है कि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया जाए कि कैलकुलेट पिक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस आपको कौन सा वोल्टेज निकालना है, पिक वैल्यू, तो फिर 12 वोल्ट। पिक वोल्टेज कौन सा है 12 वोल्ट। वोल्टेज का इक्वेशन पूछे तो बोर्ड पे है, और कुछ नहीं बोले, ऐसा बोल क्या है कि बताओ वोल्टेज बताओ, तो हम क्या टिक कर गए आरएमएस 6√2। कुछ नहीं बोला जाए तो हम क्या टिक करते हैं, नहीं साइन 10t माइनस 37 प्लस 90 आएगा। साइन 10t माइनस 37 मतलब करंट पे आ गए और उससे 90 आ गए हो, तो माइनस 37 प्लस 90 प्लस 53। मैंने जो लिखवाया वहां पे ये लिखवाया है, क्या लिखवाया है, साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। तो बात तो वही बनेगी -5 37 प्लस पाई बाई 2 90, तो 53। अब मेरे पास आज डेटा है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, नहीं तो वही लिखना पड़ता। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर V इक्वल टू आई आर, बोलिए अब जल्दी फटाफट। करंट 4, रेजिस्टेंस 4, किसका लिखना है जिसका वोल्टेज लिख रहे हो, 4 इंटू 4 16 साइन, अरे ओमेगा कहां लिख रहा हूं 10t। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में तो कोई समस्या ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में करंट का फेस कॉपी करना होता है, और करंट अगर 10t माइनस 37 है तो ये भी 10t माइनस, तो या तो ऑप्शन में इस टाइप का इक्वेशन डला हुआ मिलेगा। ठीक है, पिक वैल्यू पूछी तो क्या टिक कर क्या होगे 16 वोल्ट, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला वोल्टेज पूछा तो क्या टिक कर क्या होगे, वेरी गुड 8√2 आरएमएस का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ नहीं बोला जाए तो मैं क्या मान के चलता हूं आरएमएस पूछा गया है, फिर समझ में आया। मैंने बताया था ऐसी पढ़ने में टफ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। V इक्वल टू आई आर और वेक्टर के अलावा कुछ नहीं चलता है इधर। ये तो लिख ही लिया था ना, वैल्यूज लिखना है क्या इधर, या कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत कुछ लिखना है, हटा दूं क्वेश्चन, आंसर्स लिख लीजिए फटाफट फटाफट सबके। बारह क्वेश्चन थे टोटल।
हो गया? छाप लिया? आज नींद नहीं आ रही तुझे? आज समझ में आ रहा है क्या? रोज नहीं आता मतलब? इतना बुरा पढ़ाता हूं क्या मैं? मान लो रेटिंग करना रही 1 to 10, तो क्यों 1 to 10 में रेटिंग करना रही तो बोले आपके सामने 10 और अगर चले जाओगे तो 1, 0 हटा देना, ऐसा है क्या? क्या हो गया? हम्म हम्म नहीं भाई के मेरे पास। ठीक है, तो एक काम करना, मुझे कॉल करना। अभी टाइम क्या हो रहा है? 10:34। तो मुझे कॉल करना है यार, कहीं ना कहीं डबल चुकी के पहले से। हो गया? ठीक है, क्वेश्चंस तो और बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। कितने? 4 सर्किट हो गए। पांचवा, रजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया। अब आप ही कर लोगे वैसे तो ये, बट फिर भी पढ़ा देता हूं। V इज इक्वल टू, बताओ, V नॉट साइन, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि नेट वोल्टेज ऐसा दिया गया है। चलो फेजर डायग्राम क्या बनेगा? करंट कहां बनेगी? राइट हैंड साइड पे। अच्छा, जिधर करंट आता है उधर ही क्या आता है अपना? R, हाँ ना। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आप लोग जानते हो, वो कहां आता है? R इधर आएगा, XC नीचे आएगा ना, XL ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, कैपेसिटर में पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे होता है, तो XC कहां आएगा? नीचे आएगा। और ये आएगा, इधर ही कौन आएगा? VC, और इधर ही कौन आएगा? VR। और अब आप समझदार है कि R और XC का नेट आंसर यहां आएगा। क्या आएगा? Z। कितना? अंडर द रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जिधर Z उधर नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज भी यहां आएगा। तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस ये हो जाएगा क्या? पाई। और ये फिर वैसे ही निकलेगा 10 फाई इज इक्वल टू, वापिस से तरीका वही हो गया क्या? 10 फाई जिससे एंगल बनता है उससे डिवाइड करते, तो बताओ क्या लिखेंगे? या तो XC बाई R, या फिर VC बाई VR। या तो वोल्टेज से निकाल लो या रेजिस्टेंस से निकाल लो। क्लियर है क्या? कुछ चेंज नहीं है, बस इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर होता है, कैपेसिटर में बाकी पूरी कहानी सेम है। वही 90 डिग्री बाय अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पूरी कहानी एज इट इज रहेगी। चलो, करंट का इक्वेशन क्या बनेगा बोलिए जल्दी फटाफट। I इज इक्वल टू, बोलो, V बाय R, V नॉट बाई Z, साइन, साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का फेज है, और वोल्टेज से करंट फाई एंगल पीछे है कि आगे है? आज आगे है। वोल्टेज से करंट फाई एंगल आगे है अब, है ना? क्लियर है क्या? तो बताओ क्या लिखेंगे? ओमेगा टी प्लस फाई, माइनस फाई नहीं चलेगा अब, वो इंडक्टर में था जिसमें वोल्टेज आगे था, करंट पीछे थी। V नॉट बाई Z को इजीली क्या लिखा जा सकता है? बोलो, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई।
ये रेडी हो गया किसका इक्वेशन, करंट का इक्वेशन। अच्छा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखना हो तो V इक्वल टू क्या होता है, IR साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर रजिस्टर में ये प्रॉब्लम नहीं होती फेज का, क्यों, क्योंकि करंट का फेज कॉपी करना होता है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वहीं आता है जहां पे क्या आता है, करंट। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखना पड़ा तो VC इक्वल टू, तो बोले आई आर, आर क्या लिखना पड़ेगा, अब थोड़ा सा फेज को समझना पड़ेगा। जो भी करंट का फेज आएगा, करंट से VC 90 डिग्री पीछे आएगा, और करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, उसमें से 90 माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा अपना VC। छापे हो गया। हो गया, बढ़े आगे, एक क्वेश्चन करके बताइए।
एक्सी दिए, ओम यूनिट दिख नहीं रहा, ओम ओम सी होता तो फेराड होता ना यूनिट। कैपेसिटेंस नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट एक्सी दे दिया आपको इस बार। हो गए? कितने हुए? वी नोट का वैल्यू 40 सामने लिखा है। वी आर एम एस 20√2, ये भी सामने लिखा हुआ है। जेड 10, ठीक है। 53 इस बार, ठीक है। फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्योंकि एक्सी बन रहा है 8 और आर बन रहा है 6, तो 53 डिग्री का एंगल आएगा वोल्टेज और करंट में। ओमेगा 20 पाई, ओमेगा कितना सामने लिखा हो तो 20 पाई। फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, टाइम पीरियड 1/10 या 0.1। ये क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल थे 7 तक तो। करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू V/R, 2 नहीं भाई 4 आएगा। 20 साइन 4 साइन 20 पाई टी प्लस 53 डिग्री।
करंट का इक्वेशन, आई इक्वल टू वी बाय आर, वोल्टेज कितना है 40, रेजिस्टेंस कितना है जेड, जेड 10, 40/10 4 तो आएगा तो कंफर्म है, ठीक है। फिर साइन 20πt तो वोल्टेज हो गया, और वोल्टेज से करंट 53 डिग्री आगे होगा तो +53। तो इक्वेशन क्या बनेगा करंट का, बोलो। I0 sin ओमेगा टी प्लस, तो वही तो लिख रहा हूं, V0/2 नहीं, V0/Z है, तूने 2 लिख लिया होगा, V0/Z है, V0/2 क्यों होगा। I इज इक्वल टू, रिजल्ट आना चाहिए 4 sin 20πt प्लस 53 डिग्री, करंट का इक्वेशन ये बनना चाहिए। मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर, अरे वो लिखा सामने, आरएमएस करंट 2√2 एम्पियर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी, वी इक्वल टू आई आर, आई वो रहा, आर वो रहा 32 साइन 20πt -37, ये वीसी आना चाहिए। वीसी का वैल्यू क्या आना चाहिए 32 साइन, क्योंकि वीसी नीचे आएगा तो वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है। फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा भैया आप लोगों को। यहां आएगा आई, यहां आ रहा होगा वीसी, यहां आ रहा है जेड, जेड और ये है 53, ये है 37, और जिधर जेड आता है उधर नेट वोल्टेज आता है। इधर अपना आ रहा है कौन, वी आर, इधर अपना वही एक्सी तो है, ये एक वीसी इधर हो गया। तो वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है वीसी, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब निकालने जाओगे वीसी, तो वी इक्वल टू आई आर, करंट कितना है 4, और रेजिस्टेंस कैपेसिटर का रखना पड़ेगा, मतलब एक्सी, एक्सी का वैल्यू कितना है 8, 32 साइन 20πt, वोल्टेज का फेज है 20πt से वो 37 डिग्री पीछे है, तो 32 साइन 20πt -37 डिग्री, ये आना चाहिए क्या वीसी। नहीं क्यों, नहीं नहीं -90 नहीं होता, 90 + थीटा होता है, थीटा -90, वैसा कुछ भी मत लिखो। या फिर क्या लिख सकते हैं, आरएमएस वैल्यू क्या आएगी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की, 32 पिक वैल्यू है तो 16√2 वोल्ट, 16√2 भी हो सकता है आंसर। वी आर बोलो 24 साइन 20πt + 53, करंट का फेस कॉपी करना है। 24 कैसा है ऐसा, V इक्वल टू आई आर, आई 4 है और आर इसका 6 है, तो 6 4 जा 24, रजिस्टर का जब लिखोगे तब। या फिर क्या लिख सकते हैं 12√2 वोल्ट, एक ऑप्शन वो भी होता है। टाइम टेकन बाय वोल्टेज टू बिकम हाफ ऑफ पिक वैल्यू फ्रॉम जीरो, वोल्टेज को जीरो से पिक वैल्यू का आधा होने में कितना टाइम लगेगा, जीरो से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये एसएचएम का क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है। जीरो मतलब जीरो और a/2 मतलब कितने डिग्री, एसएचएम में बताया मैंने 30 डिग्री, जीरो से 30 तक जाने में कितना टाइम लगता है t/12, टाइम पीरियड कितना निकाला था आपने 0.1 या 1/10, 1/10 का 1/12 टाइम मतलब 1/120 सेकंड, इसका आंसर है भाई t/12, इसका आंसर है, और t आपका 1/10 है तो 1/120 सेकंड आंसर है, 1/120 सेकंड इसका आंसर है। ये टाइम टेकन बाय करंट फ्रॉम जीरो टू आरएमएस वैल्यू, जीरो होता है जीरो और आरएमएस वैल्यू होती है 1/√2 टाइम, मतलब जीरो से a/√2 तक जाने का टाइम पूछ लिया, तो जीरो से a/√2 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब टाइम क्या आएगा t/8, और t है 1/10 तो 1/80 सेकंड। ये एसी के क्वेश्चन है ही नहीं, एसएचएम के क्वेश्चन है, बट साइन कॉस का फंक्शन जो भी होगा वहां पे ऐसी वैरायटी पूछी जा सकती है। आरएमएस वैल्यू मतलब 1/√2 टाइम, और 1/√2 मतलब आपको एसएचएम सोचना है 45 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया।
ये आखिरी के 13 14 जो है वो एचएचएम से बन पाएंगे हम। नेक्स्ट एलसी सर्किट, लास्ट वाला ये देख, करंट को कहां से चलना है, जीरो से कहां तक जाना है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम का 1/√2 टाइम, मतलब जीरो से चल के कहां तक जाना है, I0/√2 तक। तो ये 1/√2 अपन क्या कंसिडर करते हैं एसएचएम में, 45 डिग्री। साइन की वैल्यू से बताया था मैंने, जीरो से A/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मीन पोजीशन से A/√2 तक। जीरो मतलब मीन पोजीशन, ठीक है, और 1/√2 मतलब A/√2 45 डिग्री। तो जीरो से 45 मतलब कितना एंगल चलना है, 45 डिग्री। तो 360 को 45 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 T/8। हो गया। अब हेडिंग लिखिए क्या, सर्किट नंबर 6 एलसी, कैपेसिटर है और इंडक्टर है। इस पे नीट में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं वैसे, क्यों, क्योंकि ऐसा सर्किट किसी काम का नहीं है, इसकी पावर जीरो होती है। क्यों जीरो होती है आगे जाके डिस्कस करेंगे अपन, बट पावर जीरो होती है। देखिए फेजर डायग्राम, इधर आएगा क्या, करंट हमेशा राइट हैंड साइड पे बनाएंगे, जिधर आएगा उधर ही क्या आएगा, आर, लेकिन ये आर है ही नहीं। इस सर्किट में रजिस्टर कहां है, दो तो है, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो आर आएगा ही नहीं। फिर क्या आएगा, वीएल आएगा, वीएल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कहां आएगा, यहां आएगा ना वीएल। वीसी भी आएगा, कहां आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहां आ जाएगा, और जिधर वीएल उधर एक्सएल, और जिधर वीसी उधर। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें दो रेजिस्टेंस होते थे 90 डिग्री पे, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं आता था, अंडर द रूट A² B² वाले कॉन्सेप्ट से। अब जो मेरे पास सर्किट है वहां पे दो रेजिस्टेंस है 180 डिग्री पे, तो दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, बोले उनका रिजल्टेंट तो इससे डिसाइड होगा कि पहले तो उनमें से ज्यादा कौन है। भाई दो वेक्टर हैं और 180 डिग्री पे है, तो उन दोनों का आंसर तो ऐसे डिसाइड होगा कि दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है। मान लो एक्सएल ज्यादा हुआ तो नेट आंसर कहां जाएगा, ऊपर, कितना, एक्सएल माइनस एक्सी। 180 डिग्री पे दो वेक्टर का क्या लेना होता है, डिफरेंस। भाई इधर मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 6 न्यूटन लग रहा है, तो नेट आंसर कितना आएगा, 10 माइनस 6, 4 इधर है ना, इधर 10 लग रहा है, इधर 6 लग रहा है, तो आंसर इधर आ जाएगा कितना, 4। 180 डिग्री पे तो सिंपल है, माइनस करना है बड़े में से छोटा, और दोनों इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा। दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे दो केस बनते हैं। कौन से दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट इज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, और एक बनेगा केस सेकंड, इसमें एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। अब बताओ यहां पे अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड पे करंट बनाएंगे, एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा है, यहां आएगा अपना क्या, एक्सएल, यहां आएगा अपना कौन, एक्सी, यहां पे अपना आएगा कौन बताओ, वीएल, यहां आएगा कौन, वीसी, यहां आएगा अपना जेड, यहीं आएगा जेड, कितना, एक्सएल माइनस जेड। ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो एक्सएल में से एक्सी माइनस होकर नेट आंसर कहां जाएगा, ऊपर, और जिधर जेड उधर नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज और करंट में एंगल कितना हो गया, इस बार अपना फाई जो है वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये तो वैसा बिहेव कर रहा है जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट हो। प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है ऐसा तो कि वोल्टेज करंट से कितना आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, जबकि ये प्योर इंडक्टिव है नहीं, बट ये कैसा बिहेव कर रहा है,
प्योर इंडक्टिव सर्किट जैसा। करंट यहां आएगी, यहां आएगा कौन बताओ, एक्सएल, और जिधर एक्सएल उधर वीएल, इधर इधर ही वीसी। कौन ज्यादा है, एक्सी ज्यादा है, तो जेड कहां आएगा, नीचे। जेड कहां आएगा, इधर, यहां आ जाएगा। कितना आएगा जेड, एक्सी माइनस, इसमें से वो माइनस हो जाएगा इस बार, आंसर कहां जाएगा, नीचे। और जिधर जेड उधर, जिधर जिसका रेजिस्टेंस उधर ही उसका वोल्टेज। नेट रेजिस्टेंस नीचे आएगा तो नेट वोल्टेज भी नीचे आएगा, और एंगल फिर वही बन गया क्या, इस बार वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो गया, करंट 90 डिग्री आगे हो गया। ऐसा तो होता प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो बिहेव लाइक प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्लियर। बनाइए पहले डायग्राम, फिर समझते हैं। बना लिया। हो गया। कल अपना एलसीआर पावर दोनों हो जाएगा। कल चैप्टर थोड़ा बहुत ही बचेगा, मतलब ऑलमोस्ट डन हो जाएगा कल।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके केस फर्स्ट के क्वेश्चन मतलब पे कुछ बातें कर लेते हैं कि यह एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक ऐसी सोर्स कनेक्ट किया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, केस फर्स्ट का मतलब हो गया एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। यहां आ जाएगा क्या करंट, इधर क्या आ जाएगा बताओ, यहां एक्सी, यहां पे क्या एक्सएल, यहां जेड जिसकी वैल्यू कितनी एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, और जिधर जेड उधर ही अपन क्या मान के चल रहे हैं नेट वोल्टेज। ये डायग्राम चाहो तो मत बनाना हम, क्योंकि अब ऑलरेडी बना चुका ना। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। चलो करंट का इक्वेशन बोलो जल्दी फटाफट। आई इज इक्वल टू वी नोट बाई जेड, और जेड अपना वो होगा क्या एक्सएल माइनस एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री या माइनस पाई बाई टू। ये समझ में आया माइनस पाई बाई टू कैसे किया मैंने? भैया वोल्टेज ओमेगा टी है और नेट वोल्टेज कहां है ऊपर, और करंट उससे 90 डिग्री पीछे, तो वोल्टेज में से आपको 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा माइनस। तो बताओ आई का इक्वेशन क्या हो गया बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन ऑफ करंट हो जाएगा। और मान लो मुझसे पूछ ली जाए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो V इक्वल टू बताओ, V इक्वल टू आई आर आई नॉट एक्सएल। इंडक्टर का वोल्टेज निकालना ना, तो V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहां आएगा ऊपर। क्या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और नेट वोल्टेज सेम फेज में? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और नेट वोल्टेज सेम फेज में, तो जो वोल्टेज का फेज है वो कॉपी कर दो, साइन ओमेगा टी। बस आया नहीं आया समझ में? VL तो यहां आएगा ना जिधर एक्सएल है, और V भी यही है, तो VL और V सेम फेज में है, तो V का इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी रह जाएगा एज इट इज। चलो VC बोलो, V इक्वल टू आई आर आई नॉट, V इक्वल टू आई आर। कैपेसिटर का लिख रहे हैं इसलिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, साइन VC कहां आएगा नीचे, है ना, वोल्टेज से 180 डिग्री पीछे, है ना। तो वोल्टेज अगर ओमेगा टी है तो ये बनेगा ओमेगा टी माइनस पाई। क्लियर है क्या? वोल्टेज से 180 डिग्री, आप ऐसा बोल सकते हो करंट से 90, तो करंट से 90 और माइनस करने जाऊंगा तो -90 -90 -180 हो जाएगा। बात तो एक ही हो, तो कुछ भी कर लो, छापिए जल्दी फटाफट। हो गया, बाकी था क्या?
केस सेकंड, XC इज ग्रेटर देन XL, इंडक्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यहां करंट XL एंड VL, XC एंड VC, यहीं Z कितना XC माइनस XL, और जिधर Z उधर ही नेट वोल्टेज, और ये हो गया फाई क्या 90 डिग्री। होमवर्क है, आपको करंट का इक्वेशन निकाल के लाना है, VL निकाल के लाना है, VC लिख के लाना है। ट्राई कीजिएगा, इतना बहुत सिंपल चीज है, इतना तो करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।